हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट में हम मॉर्गेजी के राइट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हम ऑलरेडी उन राइट्स को इतनी बार कवर कर चुके हैं, मींस इतनी वीडियोस में कवर कर चुके हैं। कहीं पर एंड लगाना है ना, तो आज हम एंड लगाएंगे। मींस आज हम मॉर्गेजी के जितने भी राइट्स हैं उनको आज हम फिनिश कर लेंगे। तो पहला जो राइट है वो सेक्शन 70 से स्टार्ट होता है, जो हमने फिनिश करने हैं। उससे पहले हम राइट्स पढ़ चुके हैं। आज के जो हमें सेक्शन पढ़ने हैं वो 70 से लेकर 73 तक है। और तो जो राइट थे वो 75 सेक्शन थे, बट 75 सेक्शन तक थे, लेकिन 1929 के अमेंडमेंट के बाद 74 और 75 को रिपील कर दिया गया। अब 70 जो सेक्शन है वो कहता है असेशन टू मॉर्गेज प्रॉपर्टी, कि जब एक प्रॉपर्टी मॉर्गेज में रखी हुई है, मतलब गिरवी रखी हुई है मॉर्गेजी के पास, और उस वक्त उस दौरान उस पीरियड में मॉर्गेज टाइम पीरियड के दौरान वो जो प्रॉपर्टी है उसमें कुछ इंक्रीमेंट होता है, तो जो वो इंक्रीमेंट होता है ना, वो इंक्रीमेंट मॉर्गेजी के पास ही रहेगा। आपको याद होगा हमने जब मॉर्गेजर की राइट पढ़ी थी उसमें सेक्शन 63 पढ़ा था, उसमें भी यही था कि जो इंक्रीमेंट होगा, मतलब मॉर्गेज के दौरान अगर प्रॉपर्टी में कुछ इंक्रीमेंट होता है तो जब तक मॉर्गेज है, सेक्शन 70 कहता है मॉर्गेजी उसको बरतेगा, मीन्स और मॉर्गेजी जो होगा उसको यूज करेगा। और लेकिन सेक्शन 63 कहता था कि जब वो रिडम्पशन के लिए जाएगा, कौन? मॉर्गेजर, जब रिडम्पशन के लिए जाएगा, अपनी प्रॉपर्टी को वापस लेने जाएगा, उस वक्त अगर कुछ सेशन हुआ वो दिखता है, तो फिर हमने बहुत सारी कंडीशन पढ़ी थी कि अगर प्रॉपर्टी से वो सेपरेबल हो सकते हैं तो क्या होगा, सेपरेबल नहीं हो सकते तो क्या होगा, सब हमने पढ़ा। तो वही चीज है कि जो बेसिक क्या था कि अगर कोई इंक्रीमेंट होता है मॉर्गेज के दौरान, तो मॉर्गेज का जो एक्सेशन है, जो इंक्रीमेंट है, वो मॉर्गेजर को मिलेगा। और वही चीज है कि मॉर्गेजी को है वो यूज करने का उसका अधिकार है। फिर सेक्शन 71 पे आते हैं, कहते हैं रेन्यूअल ऑफ मॉर्गेज लीज। अगर मॉर्गेज लीज इस तरीके की है कि वो रिन्यू हो सकती है, तो अगर रिन्यूअल का है, कहते हैं अगर मॉर्गेज डीड में है इस तरीके का कि लीज ऐसी है कि वो रिन्यू हो सकती है, तो सेक्शन 71 कहता है कि ये अधिकार है मॉर्गेजी को कि वो रिन्यू कराए। ऐसे सेक्शन 64 में था कि अगर ऐसा कोई है कि रिन्यू करने का लीज का के अंदर बना हुआ है मॉर्गेज डीड में कि रिन्यू हो सकती है लीज, तो सेक्शन 64 कहता था कि मॉर्गेजर का अधिकार है कि रिन्यू करा लेगा। फिर सेक्शन 72 पे चलते हैं, थोड़ा सा टेक्निकल है, कहते हैं राइट्स ऑफ मॉर्गेजी इन पोजेशन। तो यहाँ पर ऐसे मॉर्गेजी की बात हुई है जिसके पास कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज में है, यानी पोजेशन में है। वर्ड का यूज है पोजेशन में। तो जब एक प्रॉपर्टी मॉर्गेजी के पास रखी हुई है, तो उस केस में ये सेक्शन कहता है उसे अगर कुछ नेसेसरी पैसा एक्सपेंड करना पड़े, पैसा खर्च करना पड़े, तो वो करेगा। और पैसा खर्च करने के बाद जो प्रिंसिपल मनी है, सुनते रहिएगा, जो प्रिंसिपल मनी थी, जो कि मॉर्गेज मनी जिसको हम बोलेंगे, उस पैसे को, जो पैसा वो खर्च करेगा, जो कंडीशन इसमें बताई गई इस सेक्शन में, इन सेक्शन में कुछ कंडीशन बताई गई हैं, उन कंडीशन में जब एक व्यक्ति मॉर्गेजी पैसा खर्च करता है, तो पैसा खर्च करने के बाद वो जो प्रिंसिपल मनी होती है ना, जो कि मॉर्गेज मनी होती है, उसमें उस पैसे को ऐड कर देगा। क्या पैसा ऐड करेगा? जो ये इस सेक्शन 71 में खर्च करता है, ठीक है, वो पैसा जो है ऐड करेगा। और इसके अलावा इंटरेस्ट भी ऐड कर देगा। और इंटरेस्ट का क्या मतलब है यहाँ पर? ब्याज का मतलब क्या है? ब्याज का मतलब है जो प्रिंसिपल मनी थी, वो प्रिंसिपल मनी, प्रिंसिपल अमाउंट पे जिस परसेंट पे इंटरेस्ट पे करना था जो मॉर्गेजर था उसे, उसी इंटरेस्ट रेट पे मॉर्गेजी को अब इंटरेस्ट रेट मिलेगा जो पैसा उसने सेक्शन 72 में दी गई कंडीशन में खर्च किया। अगर वहां पर इंटरेस्ट रेट प्रिंसिपल अमाउंट में मेंशन नहीं था, तो इस सेक्शन में ये भी कहा गया कि 9% जो होगा वो उसको देना होगा। मींस इस खर्च किए हुए पैसे पे 9% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। किसको मिलेगा? मॉर्गेजी को मिलेगा। अब देख लेते हैं वो कौन कौन सी कंडीशन है जहां पर नेसेसरी है, आवश्यक है कि वो जो मॉर्गेजी है वो पैसा खर्च करे। सबसे पहली बात, इसमें जो जितनी भी कंडीशन है वो है 5, लेकिन 1929 के अमेंडमेंट के बाद जो एक क्लॉज थी उसको रिपील कर दिया गया। मीन्स जो एक क्लॉज में कंडीशन दी हुई थी उसको रिपील कर दिया गया। अब हम बी से पढ़ेंगे जहां है प्रिजर्वेशन। तो जो भी मॉर्गेज की प्रॉपर्टी है उसको डिस्ट्रक्शन से बचाने के लिए, उसको फॉरफिचर से बचाने के लिए, उसको सेल से बचाने के लिए मॉर्गेजी को जो भी पैसा खर्च करना पड़ेगा वो करेगा, ठीक है। फिर सेक्शन जो हमारा सेक्शन 72 का क्लॉज सी है वो कहता है सपोर्टिंग की। जो सपोर्टिंग का मतलब है, यहाँ पर पूरा मैंने नहीं लिखा, मैंने आपको बोलती हूँ, यहाँ पर जो लिखा होता है वो इसलिए लिखा होता है कि आपको समझ में आ जाए कि इस
जो क्लोज ये सेक्शन ये सब सेक्शन में क्या बात हुई है, तो इस जो क्लोज है इसमें बात हुई है सपोर्टिंग की। तो सपोर्टिंग क्या है, मोर्गेजर का जो टाइटल है उसको सपोर्ट करने के लिए, उसको बचाने के लिए मोर्गेजी को जो पैसा खर्च करना पड़ता है वो भी नेसेसरी एक्सपेंसेस में आता है। अब यहाँ इस बात से क्या मतलब है कि जो पैसा मोर्गेजर के टाइटल को बचाने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, यहाँ मतलब इस बात का ये है, से फॉर इंस्टेंस क्या हुआ, एक व्यक्ति को मोर्गेज में कोई प्रॉपर्टी दी और उससे पैसा लिया, ठीक है, मोर्गेज डीड बन गई, मोर्गेज मनी उसने दे दी, और मोर्गेजर कौन हुआ जिसने पैसा लिया, मोर्गेजी कौन हुआ जिससे पैसा लिया और उसके पास प्रॉपर्टी आ गई, पोजेशन में आ गई उसके पास। अब क्या हुआ, कोई तीसरा व्यक्ति उठ के आता है और कहता है प्रॉपर्टी मेरी है और उस पर जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश करता है। तो उस वक्त मोर्गेजी को प्रॉपर्टी को बचाने के लिए जो करना पड़ेगा, नेसेसरी एक्सपेंसेस वो करेगा और फिर उससे वापस जो है पैसा वो वापस मोर्गेजी, जो हमारा मोर्गेजर है, उससे पैसा लेगा भी, ये उसका राइट है। फिर आता है मेकिंग। यहाँ मेकिंग की क्या बात हुई, मेकिंग की बात हुई कि जो टाइटल है, जो मोर्गेजर ने मोर्गेजी को टाइटल दिया है, हमने भी बोला पोजेशन दी, तो पोजेशन देते हुए जो उसने टाइटल दिया वो टाइटल को वो प्रोटेक्ट, मतलब अपने टाइटल को प्रोटेक्ट करेगा मोर्गेजर के अगेंस्ट। यहाँ तो थर्ड पार्टी के अगेंस्ट मोर्गेजर के टाइटल को सपोर्ट कर रहा है और यहाँ पर अपने टाइटल को जो है वो सपोर्ट कर रहा है जो मोर्गेजर के अगेंस्ट, यहाँ मोर्गेजर के अगेंस्ट वो अपने टाइटल को सिक्योर करता है। फिर क्लॉज ई कहती है रिन्यूएबल लीज होल्ड। तो अगर जैसे हमने भी कहा रिन्यूएबल लीज होल्ड है तो उसको होल्ड को, लीज होल्ड को से अगर रिन्यू कराने के लिए खर्चा करना पड़ रहा है तो वो भी नेसेसरी एक्सपेंसेस में आता है। और अभी बताया आपको इन नेसेसरी एक्सपेंसेस का भरपाई किससे लेगा, मोर्गेजर से लेगा। उसमें इस सेक्शन में ये भी क्लियर किया गया कि जो हमारी क्लोज बी और क्लोज सी है, यहाँ पर क्या चलेगा, पहले मोर्गेजी मोर्गेजर को इन्फॉर्म करेगा कि देखिए इस तरह से कोई खतरा है, प्रिजर्व करना पड़ रहा है, सपोर्ट करना पड़ रहा है, कोई थर्ड पार्टी आपके टाइटल को लेना चाहती है, तो पहले वो इन्फॉर्म करेगा मोर्गेजर को। अगर मोर्गेजर समय रहते नेसेसरी एक्शन नहीं लेता या नहीं कहता मोर्गेजी को कि क्या करना चाहिए, फिर उस केस में मोर्गेजी खुद लायबल नहीं होगा कि वो जाकर के इन वजह से पैसा खर्च करे। पहली बात तो मोर्गेजर को जाके इन्फॉर्म करेगा कि ऐसा कुछ हो रहा है, आप देख लीजिए। मोर्गेजर इंस्ट्रक्शन देता है और वो पैसा खर्च करता है तो पैसा वो मोर्गेजर से लेगा। लेकिन अगर मोर्गेजर को इंस्ट्रक्शन नहीं देता, कुछ नहीं करता, तो ये सेक्शन कहता है कि जो मोर्गेजी है वो बाउंड नहीं है कि वो इन चीजों पर पैसा खर्च करे। फिर इसमें एक इंपॉर्टेंट बात भी कही गई इस सेक्शन में कि अगर कोई प्रॉपर्टी इस तरीके की है जो कि इंश्योरेंस कराने वाली है, तो जब प्रॉपर्टी इंश्योरेंस कराने वाली है तो जो इंश्योरेंस कराया जाएगा, चाहे वो प्रॉपर्टी का पूरा करा ले, यानी पूरी प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस करा ले, और पार्ट में अगर हो सकता है तो पार्ट में करा ले, जैसे चाहे वैसे। और इंश्योरेंस के जब प्रीमियम भरेगा मोर्गेजी, तो उस प्रीमियम को वो यहाँ पर मनी के तौर पे, जो प्रिंसिपल मनी है उसके तौर पे ऐड करके उससे एज ए राइट ले सकता है। और फिर इंटरेस्ट रेट का वही चीज चलेगी। अगर प्रिंसिपल मनी पे ऑलरेडी इंटरेस्ट रेट फिक्स थी तो प्रीमियम भी उसने भरपाई करी है इंश्योरेंस कंपनी को उस प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए, वो भरपाई के साथ इंटरेस्ट रेट चलेगा प्रिंसिपल मनी वाला। और अगर नहीं कुछ भी मेंशन था तो उस केस में 9% चलेगा। अब यहाँ पर भी एक बात हमें देखने वाली आ जाती है कि जब इस तरह का इंश्योरेंस बना तो इंश्योरेंस में अगर इंश्योरेंस जब हमने कर दिया, जो व्यक्ति कर रहा है मींस मोर्गेजी करा रहा है, तो अगर मोर्गेज डीड में ऑलरेडी सब कुछ मेंशन था कि इंश्योरेंस किस तरीके का होगा, कितनी अमाउंट का होगा, देन वेल एंड गुड, उस हिसाब से चलेगा जिस अमाउंट को मेंशन किया गया है। अगर कोई अमाउंट नहीं दी गई तो उस केस में जो सेक्शन बताया गया 2/3, यानी 2/3 जो जैसे प्रॉपर्टी का अगर डिस्ट्रक्शन होगा तो इंश्योरेंस कितना कराएंगे, इतना कराएंगे कि 2/3 मनी जो है वो जो है इंश्योर कराएंगे। मीन्स 2/3 मनी जो मोर्गेजी है उसको मिल जाएगी अगर प्रॉपर्टी को कुछ घाटा होता है, कुछ नुकसान होता है, कुछ डिस्ट्रक्शन होता है तो इंश्योरेंस कितना कराएगा, 2/3 अमाउंट ऑफ द प्रॉपर्टी। इस तरीके से है ये सेक्शन 72 हमें बताता है। फिर हमारे पास लास्ट सेक्शन पे आइए, सेक्शन 73 कहता है राइट टू प्रोसीड्स ऑफ रेवेन्यू सेल और कॉम्पेंसेशन एंड एक्विजिशन। यहाँ दोनों चीज है। पहली चीज राइट टू प्रोसीड्स ऑफ रेवेन्यू सेल। रेवेन्यू सेल का मतलब सबसेक्शन 1 सेक्शन 73 का कहता है कि अगर कोई प्रॉपर्टी किसी मतलब किसी उस पे जो व्यक्ति है मोर्गेजर है उससे अगर पब्लिक मतलब गवर्नमेंट की बात हुई, यहाँ पे अगर गवर्नमेंट को कोई अरियर्स लेने थे या फिर कोई रेवेन्यू लेना था या फिर कोई और पब्लिक चार्ज प्रॉपर्टी पे बैठते थे, उसकी वजह से जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, वो सेल कर देती है प्रॉपर्टी, रेवेन्यू सेल अगर हो जाती है प्रॉपर्टी की, तो उस प्रॉपर्टी से वो जो सेल करने के बाद जो रेवेन्यू जनरेट हो जिसको देना है, राजस्व को जो भरपाई देनी है, गवर्नमेंट को जो भरपाई करनी है, वो भरपाई होने के बाद जो सरप्लस होगा, जो बच जाएगा सेल करने के बाद प्रॉपर्टी से 10 लाख की प्रॉपर्टी है
और 10 लाख की प्रॉपर्टी को बेचने के बाद जितना रेवेन्यू जो रेवेन्यू बनता था प्रॉपर्टी पे, चार्ज जो बनता था से 7 लाख का बनता था। तो जो 3 लाख बचे हैं, 3 लाख पे जो अधिकार होगा वो मॉर्गेजी का होगा। मींस जो उसकी मॉर्गेज मनी है वो उससे वहां से 3 लाख रुपए से रिकवर करेगा। उसका क्लेम मॉर्गेजर पर बना रहेगा, मॉर्गेज प्रॉपर्टी पे बना रहेगा। दूसरा जो सबसेक्शन है 73 का, वो कहता है कॉम्पेंसेशन एंड एक्विजिशन। तो लैंड रिफॉर्म एक्ट के अंतर्गत या फिर कोई और कानून के अंतर्गत कभी इमूवेबल प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट एक्वायर करती है, कंपल्सरी एक्विजिशन होता है, तो उस केस में भी जो एक्विजिशन करने के बाद जो कॉम्पेंसेशन दिया जाएगा उस पर पूरा हक होगा मॉर्गेजी का। सबसेक्शन 3 कहता है जो भी हक या जो भी सरप्लस, ये भी हमने बात करी, वो तभी एप्लीकेबल होगा जितने भी एनकम्बरांसेस हैं, जितने भी भार हैं, जितने भी चार्जेस हैं प्रॉपर्टी पे, वो पे कर दिए जाएंगे। उसके बाद मॉर्गेजी का अधिकार बनेगा, राइट उसका रहेगा प्रोसीज के ऊपर, सेल प्रोसीज के ऊपर, लेकिन कब, जितने भी एनकम्बरांसेस होंगे, भार होंगे, वो चुका लेने के बाद। तो ये सेक्शन के साथ में हमारे राइट्स ऑफ मॉर्गेज एक्ट फिनिश हो गया। अभी हम लायबिलिटीज पढ़ेंगे और जो भी अच्छे इंपॉर्टेंट सेक्शंस होंगे हमारे ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट के, वो सब हम करेंगे। आपको क्लास अच्छी लगी, आई एम रियली थैंकफुल टू यू, और बने रहिएगा क्लास में। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।